गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे चलिए प्रिपरेशन आप लोग? सर बस बढ़िया चल रही है। कल के क्वेश्चन में कुछ पूछना हो तो बताइए। कोई नहीं सर, कल के क्वेश्चन में पूछना तो नहीं है सर, अभी कर ही रहे हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं सर, मटेरियल वगैरह जो हमारे पास था वो जिस तरह से आप पढ़ा रहे थे उस तरीके का नहीं था, लेकिन अब सर उससे विजन से नोट से फॉलो कर रहे हैं। मटेरियल आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा मटेरियल के लिए, कोई इशू नहीं है। ठीक तो है। सर बुक्स अभी फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर, ये बताइए, क्योंकि अभी सर आप टाइम। देखो क्या है, अभी क्लास करो और क्लास के बाद कोई भी स्टैंडर्ड बुक, रेफरेंस बुक आप पढ़ो। क्लास और क्लास सर और रेफरेंस बुक सर आप मेरे पास मॉडर्न हिस्ट्री तो स्पेक्ट्रम है ओनली। स्पेक्ट्रम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी को सर फॉलो करें, हाँ, पीपी से क्लास सर करिए। उसमें। क्लास के टॉपिक के बाद जब आप कोई भी हाँ रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो आपको देखो क्या होगा, काफी चीजें तो सेम होंगी, कुछ हाँ चीजें सर, जो एक्स्ट्रा मिलेंगी उसको ऐड ऑन करते जाइएगा। यही तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, ओके सर। ओवरऑल व्यू मिल गया तो अब आप कोई भी बुक पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे तो आपको वहां दिक्कत नहीं आएगी। मतलब सर अदर कोचिंग के नोट्स नहीं फॉलो करें ना, नहीं नहीं उसमें टाइम नहीं, ये लॉस है। करिए क्लास के। फिर कहाँ करोगे? देखो क्या है, एक चीज मैं बता हम्म। दूं। सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में ये है कि इतना ज्यादा यूट्यूब पे इतना ज्यादा मटेरियल इधर उधर की लड़का को समझ आता है मुझे पढ़ना क्या सर है, वो छोड़ना क्या भटकाव का जगह, सर वो है। इसीलिए मैं बोल भटकाव रहा है हूँ कि बहुत देखो ज्यादा। अभी क्या है, दो चीजें होती है, आप समझो पहले। दो हम्म। स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है किसी भी लड़के के लिए कि सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। हम्म। तो जैसे आपने मॉडर्न इंडिया चालू किया, हम्म। मॉडर्न हमने कंप्लीट किया आपने। ठीक हम्म। है। अब मॉडर्न कंप्लीट होगा तो धीरे धीरे अब समस्या ये आएगी कि आपने मॉडर्न ये जान गए कि काशी क्या होता है, बक्सर क्या होता है, क्या रीजन, वो मैक्सिमम चीजें आपको कवर आ गई। जी अब सर। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जब यूपीएससी का हम प्रीवियस पेपर हम्म। देखते हैं, प्रीवियस हम्म। ईयर का, में तो हम जो जानते हैं और हम्म। यूपीएससी जो पूछता है उसमें कहीं कहीं गैप दिखाई देता है। हाँ सर। कई बार क्या होगा कि हम जो पढ़े हैं क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, कई बार हम्म। हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप आता है और आपको टॉपिक प्रॉब्लम आती है कि ये टॉपिक हमारा क्लियर नहीं है, यहाँ पे हम्म। मुझे और कुछ चाहिए। वहां पे फिर आप क्या करते हो, उस टॉपिक के लिए अगर कुछ नहीं है तो आप ऐड कर लो जहां से भी आपको मिले। ठीक है। लेकिन ठीक है जब सर। तक ये नहीं होगा ओवरऑल तो आपको ये पता नहीं होगा कि मुझे आता क्या है, क्या करना है, किसको। अब क्या होगा, कभी आप इस किताब को पढ़ोगे, कभी उस किताब को पढ़ोगे, और फिर आपको क्या होगा, कुछ भी आपका क्लियर नहीं होगा। एक हाँ सर, बार उसमें कंफ्यूजन। यहाँ पे देखो, फिर अभी तक का मेरिट देखो, पिछली बार 44 क्वेश्चन पे प्रीलिम्स हो गया। अगर हाँ आप सर। 50 क्वेश्चन सही कर दो, कितनी भी सीट हो आपका प्रीलिम्स होना ही होना हाँ है। सर। दूसरी हम्म। बात क्या है कि मेंस जब हम देते हैं, मेंस के दौरान भी आपको पता है कि 50% अगर नंबर मिल जाए तो हमारा क्या हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। हम्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सिलेबस के कोर एरिया को पकड़ लें, कोर टॉपिक पे हम काम कर लें, तो हमारा मैक्सिमम हर्डल क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इसका जी एक ही सर। तरीका है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अभी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अभी कोई भी आपसे पूछ दे कि सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंध खराब होने के कारण ए बी सी डी देके, अब उसी में आपको बोल दे कौन सा नहीं है तो क्वेश्चन हो गया। तो ये चीजें जी आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है सर। और अगर एक बार क्लियर हो गया, मैं अभी इसी बार बता रहा हूँ, लखनऊ में हमारे 3 4 रेजिडेंट इंटरव्यू दे रहे हैं। हम्म। एक तो हिस्ट्री ऑप्शनल का भी रहा है, और आपको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं था कि सब वर्किंग है। जी किसी के सर। पास, एक तो विप्रो में काम करता है, किसी के पास समझ नहीं रहा, लेकिन क्या था, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गई। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ऑप्शनल ठीक हो गया, उसी के दम पे इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार। तो कहने का मतलब ये कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अभी आप। जी सर, कॉन्सेप्ट ठीक में है। लेवल पे कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, कहीं इसको इशू नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। ये क्लास चालू करते हैं। हमने ओके कल सर। बताया था, एक बार फिर से रिकॉल करा दूं आप लोग को कल की क्लास को। कल हमने बताया था कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच स्थिति क्यों खराब हुई। इसके लिए मैंने कहा कि जब पहले परंपरा था कि जब कोई भी नवाब बनता था तो कंपनी के लोग उपहार देते थे। जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने उसे कोई उपहार नहीं दिया, कोई नजराना नहीं दिया, इससे भी मूड खराब था। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रही थी। इसको नवाब बोला, अगर मान लो आप भारत में आज हम लोग हैं, अब कोई आए और अपना लगे किलेबंदी करने, अपनी सेना रखने लगे, तो सरकार बोलेगी हेलो भाई काहे कर रहे हो। सर। आप बताएं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप लंबी क्लास ले लीजिएगा, इसमें कोई कटे वटेगी नहीं, तो मैं बस यही आपको बताने के लिए वो ऐड हुआ था। ठीक है। लग- तो ठीक है सबसे सर। सबसे पहला मुद्दा ये रहा कि जब हम ये हुआ तो उसने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है किलेबंदी को रोक दो फोर्ट विलियम की, और अंग्रेजों ने रोकने से मना कर दिया। जब ये मना कर दिया तो अब सिराजुद्दौला के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। सिराजुद्दौला ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट विलियम पे आक्रमण कर दिया। जब फोर्ट विलियम पे आक्रमण किया तो 5 दिन तक तो उन लोगों ने युद्ध किया। 20 तारीख को उन्होंने सरेंडर कर दिया। जब सरेंडर कर दिया तो कहा जाता है कि उनको ऐसे कमरे में रखा गया जहां घुटन से काफी अंग्रेज मारे गए। इस घटना को बताने वाला कौन था, हालवेल था।
और जब ये घटना पता चला तो इसी को आक्रोश का कारण मानते हुए अंग्रेजों ने भारत में एक बंगाल में एक तरीके से आक्रामक नीति अपनाई। ये खबर गई क्लाइव के पास, क्लाइव आया सिराजुद्दौला के दरबार में, उसके विरोधियों से क्लाइव के साथ मिल गए और इसका परिणाम रहा प्लासी का युद्ध। कहा जाता है युद्ध नहीं हुआ बल्कि एक षड्यंत्र था और एक तरीके से सिराजुद्दौला पराजित हो गया। प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या रहा, मैंने बताया था कि कंपनी किंग मेकर की भूमिका बन गई, राज निर्माता की भूमिका के रूप में आ गई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब मीर जाफर पे बंगाल का नवाब, कंपनी को क्या चाहिए था, जो जितना ज्यादा पैसा देगा उसको नवाब बनाएंगे। तो मीर जाफर, यहीं से मैं बता रहा हूं मीर जाफर पे क्या आरोप लगा, लिख लीजिएगा। मीर जाफर पे, यहां तक क्लियर है ना सबको? हाँ सर क्लियर है। मीर जाफर पर अंग्रेजों ने यह आरोप लगाया कि वह अंग्रेजी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहा है, वो अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहा है, विधियों में शामिल हो रहा है, में शामिल हो रहा है। ये आरोप लगा कि मीर जाफर जो है अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहा है, ये लगाया गया। और ये आरोप लगा कि डच लोगों के साथ मिलकर, डच लोगों के साथ मिलकर, डच लोगों के साथ मिलकर यह विद्रोह करने वाला है, यह विद्रोह करने वाला है। और इसी आधार पे इसको हटा के इन लोगों ने क्या किया, 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। तो उनको कठपुतली चाहिए था, जो ज्यादा पैसा देगा उनकी बातों को मानेगा। इस आधार पे इन लोगों ने क्या किया, मीर कासिम को बंगाल का नवाब इन्होंने बना दिया। यहां तक पॉइंट क्लियर है? यस सर क्लियर है। देखिए अब लिखिएगा, क्योंकि मीर कासिम जो था एक योग्य व्यक्ति था। मीर कासिम के बारे में कहते हैं कि वो योग्य व्यक्ति था। मीर कासिम जो था एक योग्य व्यक्ति था। जब मीर कासिम योग्य व्यक्ति था तो इसके साथ एक समझौते के तहत बना। तो लिखिएगा 1760 में मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का समझौता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समझौता। इन दोनों के बीच में क्या समझौता हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको दिमाग में रखिएगा। सबसे पहला समझौता ये था, जिसके शर्त पे ये बना, पहला समझौता ये था कि मीर कासिम ने कंपनी को, मीर कासिम ने कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की जागीर दे दी। सबसे पहला ये कहा इन्होंने, ये कहा कि हम कह सकते हैं कि कंपनी को जो है, मीर कासिम ने कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव, ये क्वेश्चन पूछता है, 3 जिले देने का स्वीकार कर लिया कि तीनों जिला मैं आपको दे रहा हूं। मीर कासिम कहा कि आप हमें नवाब बना दो, हम आपको बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के जिला दे देते हैं आपको। पहला शर्त ये था, मीर कासिम ने इस शर्त को कहा। दूसरा ये रहा, शर्त ये रहा कि सिलहट के चूने के व्यापार में, सिलहट के चूने के व्यापार में आधा भाग देंगे। जो सिलहट का चूना का व्यापार था उसका आधा
जो भाग होगा वो अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। तो मतलब पहला कहा कि मीर कासिम ने कंपनी को 3 जिले दे दिए नवाब बनने के लिए। दूसरा, सिलहट के चूने के व्यापार का आधा भाग दे दिया। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट कहा कि हम एक अपने मित्रों को, मतलब एक दूसरे के मित्र को मित्र और एक दूसरे के शत्रु को शत्रु समझेंगे। मतलब अंग्रेजों का जो शत्रु होगा मीर कासिम का शत्रु होगा, अंग्रेजों का जो दोस्त होगा मीर कासिम का दोस्त होगा, मतलब ये कहा गया। और इसके बाद इन्होंने कहा कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इन शर्तों पे मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। मतलब फिर से मैं बता दूं कि एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव की जागीर मीर कासिम ने अंग्रेजों को दे दिया। सिलहट के चूने के व्यापार का आधा भाग दे दिया। एक दूसरे के मित्र को मित्र, एक दूसरे के शत्रु को शत्रु समझेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस शर्त पे मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। यहां तक क्लियर है? इसको लिख लीजिएगा जरूर। लेकिन जी यहाँ सर से क्लियर है सर, साथ ही में लिख रहे हैं। हाँ, प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया है और आता है। क्लियर? अब इसके बाद जब ये हो गया तो मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। लेकिन यार मीर कासिम योग्य व्यक्ति था, मीर कासिम कठपुतली नहीं था। अंग्रेज क्या चाहते थे कि एक ऐसा व्यक्ति नवाब बने जो कठपुतली हो, मतलब मैं कहूं खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाए, मैं कहूं बैठो तो बैठ जाए, मतलब उसकी अपनी मर्जी ना हो। लेकिन मीर कासिम ऐसा नहीं था। यहां तक मीर कासिम ने कहा था कि ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा कि कंपनी के दक्षिण अभियान के लिए हम 5 लाख रुपया भी देंगे। ये भी था कि कंपनी जब दक्षिण में अभियान करेगी तो उसके लिए हम 5 लाख रुपया भी देने के लिए तैयार हैं, वो भी हम देंगे। मतलब इस शर्त पे जो है ये जो है बंगाल का पूरा नवाब बना। अब जब ये बन गया तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये एक योग्य व्यक्ति था। मीर कासिम क्या था? योग्य व्यक्ति था। मीर कासिम क्या था? योग्य व्यक्ति था। अंग्रेज ऐसा व्यक्ति नहीं चाहते थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए। और मीर कासिम ने क्या किया, जब नवाब बना तो मीर कासिम नवाब बनने के बाद कुछ कार्य किए। तो लिखिएगा मीर कासिम के कार्य, नवाब बनने के बाद मीर कासिम के कार्य, यही विवाद का कारण बना। मीर कासिम के कार्य, नवाब बनने के बाद मीर कासिम के कार्य क्या थे, यही जो कार्य था यही एक तरीके से विवाद का कारण बना। सबसे पहला मीर कासिम का जो कार्य था, उसने ये सोचा, आप समझिएगा ये बात, इस मैप को देखिए, ये बंगाल है मान लो। तो ये लगा कि अगर हम यहाँ, मुर्शिदाबाद राजधानी थी, अगर हम यहाँ रहेंगे, मुर्शिदाबाद में रहेंगे तो अंग्रेज हमें काम नहीं करने देंगे, क्योंकि ये हमेशा परेशान करते रहेंगे, तो क्यों ना इनसे थोड़ा दूर चला जाए। मीर कासिम ये सोचा कि जो बिहार और नेपाल का बॉर्डर है, यहाँ हम राजधानी बना लें तो हम नेपाल वाले एरिया को जीत के बड़ा राज्य बना लेंगे, तो जो हमने अंग्रेजों को दिया है वो यहाँ पे फुलफिल कर लेंगे। तो मीर कासिम ने जो पहला कार्य किया वो मुर्शिदाबाद से राजधानी चेंज करके मुंगेर ले गया, राजधानी परिवर्तन किया। मीर कासिम ने पहला कार्य किया, राजधानी परिवर्तन किया और राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुंगेर ले गया। पहला कार्य उसने किया कि कैपिटल को चेंज कर दिया और राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुंगेर क्यों ले गया? ये बिहार में है, ये नेपाल बिहार का एरिया है। वहां पे कि अगर हम यहाँ राजधानी कर देंगे तो पहली बात अंग्रेजों से दूर रहेंगे, एक दूरी बना के रहेंगे, और दूसरा फायदा ये होगा कि जो हमने अंग्रेजों को देके जो हमारा नुकसान हुआ है क्षेत्र का, वो हम नेपाल वाले एरिया को बढ़ा के उस नुकसान को फुलफिल कर लेंगे और शांति से बड़े राज्य पे काम करेंगे। तो पहला इसने काम किया, राजधानी परिवर्तन किया। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है। सर ये मीर कासिम, हाँ बताइए। ये बंगाल के नवाब है, ठीक? हाँ। तो इंडिया में और कितने नवाब थे उस टाइम पे? देखिए अलग अलग, ये बंगाल के थे, अवध में अलग थे, सआदत खां, बुरहान, क्योंकि बेसिकली आप पहली क्लास में नहीं थे, क्या था कि पूरा मुगलों के अधीन था एरिया। औरंगजेब जब था मुगल बादशाह तो पूरा ये उत्तर भारत पूरा एरिया मुगलों के अधीन था। औरंगजेब के मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, तो वो क्या किए, कंट्रोल नहीं कर पाए। जब कंट्रोल नहीं कर पाए तो अलग अलग क्षेत्र अपने को फ्री करने लगा।
जैसे बंगाल अपने को फ्री नाम मात्र की अधीनता मुगलों की स्वीकार करता था, अवध अपने को फ्री करने लगा, अवध में भी नवाब थे, हैदराबाद में नवाब थे, तो अलग अलग लोकल क्षेत्रीय राज्य बन गए अलग अलग जगहों पे। अंग्रेजों को भी जो व्यापार करने आए थे, अंग्रेजों को भी लगा कि यार मौका, जैसे कोई बड़ा आदमी हो, करोड़पति हो, अचानक वो मर जाए, उसका लड़का योग्य ना हो, तो पड़ोसी भी चाहेगा उसका जमीन कब्जा करना, उसकी प्रॉपर्टी लेना, रिश्तेदार भी चाहेंगे उसकी प्रॉपर्टी लेना। तो यही मुगलों के साथ हुआ। औरंगजेब के मरने के बाद औरंगजेब के उत्तराधिकारी 1700 योग्य नहीं रहे, तो जो क्षेत्रीय राज्य थे छोटे छोटे, वो अपने को स्वतंत्र करने लगे। इसमें बंगाल ने स्वतंत्र किया, अवध, लखनऊ वाला एरिया को अवध कहते हैं, अवध ने किया, हैदराबाद के नवाब थे, हैदराबाद वाले एरिया ने स्वतंत्र किया, उधर मराठे भी अपने को फ्री कर रहे थे। तो इस तरह से क्षेत्रीय राज्य था और ये अपने को धीरे धीरे स्वतंत्र करने लगे। अंग्रेज को भी लगा कि मौके का फायदा उठाओ और क्यों ना अपने को, जो एक व्यापारिक कंपनी थी, अब क्यों ना हम राजनीतिक रूप से कब्जा कर लें। तो अब यही से अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों की कमजोरियों का फायदा उठाना चालू किया। मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, कमजोरी ये थी, ये नवाब तो बेचारा बन गया सिराजुद्दौला, ये उसके विरोधी थे, उसकी सेना बिकने के लिए तैयार थी, उसका फाइनेंसर बिकने के लिए तैयार था, और इसी का परिणाम हुआ कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो गया। अब मीर जाफर बना, मीर जाफर भी अंग्रेजों ने कठपुतली के रूप में हटा दिया। अब मीर कासिम को बनाया, फिर पैसा लिया, एरिया लिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे कंपनी अपने को, इनको दबाते हुए अपने को आगे बढ़ते जा रही है। नवाब आप देखिएगा अवध में भी थे, हैदराबाद में थे, कर्नाटक में थे, ये पूरा पूरा क्षेत्रीय राज्यों के रूप में विकसित थे और यहाँ पे नवाबी थे। क्लियर? क्लियर। तो सबसे पहला काम मीर कासिम योग्य व्यक्ति था, अंग्रेज समझ नहीं पाए, तो मीर कासिम ने पहला काम किया, राजधानी को परिवर्तन कर दिया और राजधानी ले गया मुर्शिदाबाद से मुंगेर। आईएएस में पूछता है कि मुंगेर क्यों ले गया, तो आप बताइएगा कि पहला पॉइंट ये था, यहाँ पे समझिएगा इस पॉइंट को, कि वो अंग्रेजों से एक दूरी बनाना चाहता था जिससे वो फ्री होके काम करे। दूसरा वो ये चाहता था कि मुंगेर बनाएंगे तो नेपाल में राज्य का विस्तार करना चाहता था, कि नेपाल में हम राज्य का विस्तार कर लेंगे, वहां दूरी भी बनी रहेगी और जो नुकसान हमें यहाँ अंग्रेजों के कारण हो रहा, उस नुकसान को हम वहां पे क्या कर लेंगे, भरपाई कर लेंगे। तो पहला काम राजधानी का परिवर्तन किया। दूसरा इसने सोचा कि भाई किसी भी शासक के लिए सेना को मजबूत करना जरूरी है। लिखिएगा, इसने भी यूरोपीय पद्धति से सेना का प्रशिक्षण कराने की कोशिश की, यूरोपीय पद्धति से सेना का प्रशिक्षण कराने की कोशिश की। इसने भी क्या किया, यूरोपीय पद्धति से सेना का प्रशिक्षण कराने की कोशिश की। अब सेना का जब, इसके लिए इसने क्या किया, मुंगेर में, लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पीसीएस में, मुंगेर में तोप के कारखाने लगवाए, तोप बनाने के कारखाने लगाए, तोप और बंदूक बनाने का कारखाना लगाया मुंगेर में इसने। अब चूंकि अगर हमें अंग्रेजों से लड़ना है तो अंग्रेजों की तरह ही सेना को अपने मजबूत करना होगा, इसने क्या किया, यूरोपीय पद्धति से ही सेना को प्रशिक्षण करवाया और मुंगेर में क्या किया, इसने तोप और बंदूक बनाने का कारखाना लगाया। यहां तक क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। सर उससे मुंगेर से पहले और कहीं तोप खाने थे अपने इंडिया में? नहीं, यहाँ पे तोप खाने नहीं, वैसे नहीं थे, यहाँ पे लगा था, चूंकि एनफील्ड राइफल्स मुगल यूज करते थे, लेकिन अभी इसने क्या किया, पर्टिकुलर बनवाया यहाँ पे। अच्छा, प्राइवेट अपना खुद का, प्राइवेट अपना, कि अब हम, चूंकि क्या था, इसको लड़ना किससे था, अंग्रेजों से लड़ना था, तो इसको ये पता था कि आज अंग्रेज भले संधि किए हैं, कल मानेंगे नहीं, कल हमें भी छोड़ेंगे। जब देखो, जो उसकी शिकायत कर सकता है वो मेरी भी शिकायत कर सकता है, जिसकी आदत है। तो अंग्रेज आज हमें भले सत्ता दिए हैं, मीर कासिम में जानता था, लेकिन कल अगर हमसे कोई ज्यादा देने वाला मिलेगा तो हमको हटा देंगे। तो ये नौबत आए तो हम अपने को मजबूत कर लें कि कल अगर कुछ हो तो हम अंग्रेजों से सामना कर सके। तो मीर कासिम कठपुतली नहीं था, मीर जाफर जैसा नहीं था। तो मीर कासिम ने, इसके लिए क्या चाहिए, लड़ने के लिए सेना को मजबूत करना होगा। हाँ। तो सेना को मजबूत करने के लिए इसने क्या किया, यूरोपीय पद्धति पे प्रशिक्षण को चालू किया, मुंगेर में तोप और बंदूक बनाने का कारखाना लगाया। अब तीसरा काम देखिए, अब ये तीनों काम कब होगा, जब पैसा चाहिए। सर मतलब जो इसने कारखाना लगाया था, तो इसका मेन जो पर्पस था वो यही था कि हम खुद को मजबूत करें अंग्रेजों से। ऐसी बात है, बंदूक क्यों तो लगाएंगे, हम आज ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, परमाणु परीक्षण की, हम क्यों कर रहे हैं, मजबूत करने के लिए ना। हाँ सर। अगर आप बताओ यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होता तो रसिया ऐसा कोई काम करता? नहीं सर। नहीं, जब हमें पता हो, देखिए क्या होता है, ये कहते हैं, आपने कभी नाम सुने शीत युद्ध का? हाँ सर, सुने हुआ है। हाँ, कोल्ड वार क्या होता है, कोई बताए? देखिए, जितना पढ़ेंगे ना उतना ही, ये एसए की क्लास है, ये जीएस की क्लास है, इंटरव्यू की क्लास भी है, आपको चीजों को समझना है। तो कोई बताएगा?
तो सुना है लेकिन सर एक्सप्लेन युद्ध नहीं क्या कर होता सकते। है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें हमेशा युद्ध की स्थिति बनी होती है लेकिन युद्ध होता नहीं। जैसे सपोज करो हम दो पड़ोसी हैं, हमने क्या किया 20 लाख की गाड़ी लाई, पड़ोसी बोला अच्छा वो 40 लाख की गाड़ी ला दिया, हमने देखा हमने 60 लाख की गाड़ी ला दी, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, कमजोर नहीं है। तो इसी तरीके से शीत युद्ध में क्या होता है, तुम परमाणु बम लाए हम भी ला दिए, तो जब दोनों बराबर हो गए तो युद्ध कोई नहीं करेगा, पता है कि वो छोड़ देगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम छोड़ देंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो सर मतलब अपनी ताकतों को वहां पे दिखाते हैं सिर्फ। टसन बना रहेगा, युद्ध की स्थिति बनी रहेगी लेकिन युद्ध होगा नहीं। दोनों एक दूसरे को टसन, एक दूसरे पे टसन दिखाएंगे। एक घरों में होता है, देखिएगा जब परिवार लंबा होता है, चाचा चाची बुआ तो एक दूसरे के खिलाफ शिकायत बतियाते रहेंगे, सामने खुश रहेंगे, एक दूसरे को टस, मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें युद्ध होता नहीं है लेकिन युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। जी सर। उसको कहते हैं कोल्ड वार। तो इसको ये पता था कि आज भले ठीक है लेकिन कल अंग्रेज हमें भी छोड़ेंगे नहीं। तो यार ऐसी स्थितियां तो हम क्या करें, अपने को मजबूत करें। तो सबसे पहले मजबूत के लिए क्या चाहिए, सेना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर तो चाहिए। सेना ही करेगी। तो सबसे पहले उसने सेना में सुधार करने के लिए यूरोपीय पद्धति से सेना का प्रशिक्षण करवाया। दूसरा हथियार चाहिए, तो हथियार के लिए क्या किया, मुंगेर में तोप और बंदूक बनाने का कारखाना लगाया। और तीसरा काम, ये दोनों काम कब होंगे, जब पैसा चाहिए। तो पैसा के लिए लिखिएगा इसने आर्थिक सुधार भी किए। लिखिएगा मीर कासिम ने आर्थिक, ये सब क्वेश्चन है जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, आर्थिक सुधार भी किए। इसने क्या किया, आर्थिक सुधार भी किया। अब आर्थिक सुधार क्या किया कि जिन अधिकारियों पे चोरी के गमन के आरोप लगाए गए थे उन पे बड़े बड़े जुर्माने लगाया। लिख लीजिएगा पहला पॉइंट, जिन अधिकारियों पर चोरी और गमन के आरोप लगे थे, आरोप लगा था, उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए। जुर्माना लगाया, क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा इसने क्या किया, एक पुराने करों पे अतिरिक्त कर लगाया जिसको खिजरी जमा कहते हैं। इसने एक क्या किया, एक कर लगाया खिजरी जमा। इसने एक क्वेश्चन पूछा जाता है, खिजरी जमा कर लगाया, अतिरिक्त कर था। जो लोग अभी तक पैसा रखे हुए थे, छुपा के पैसा रखे थे, जो पैसा दे नहीं रहे थे, टैक्स दे नहीं रहे थे, उनके ऊपर एक अतिरिक्त कर लगाया गया, इसको कहा गया खिजरी जमा। तीसरा पॉइंट, पुराने करों पर सर ये सर इस कर खिजड़ी का जमा, नाम ही था खिचड़ी। जो लोगों ने पैसा चोरी किया था, जिन्होंने टैक्स नहीं दिया था, प्रॉपर्टी खूब बनाई थी, उनपे क्या किया, अतिरिक्त कर के रूप में लगाया गया। ये सर किस टाइप का तो था? सर इसका मतलब ये नाम ही था। हाँ, खिजरी जमा, जो जमा है मतलब जिससे आपने ब्लैक मनी नहीं था अभी, हाँ। तो नोटबंदी हुई कि तो बैंक ने क्या कहा कि तुम आके मेरे सामने रख दो तो टैक्स देके आपका पैसा वाइट कर देंगे। हुआ था ना जब नोटबंदी में कि पैसा लाके बैंक को बता दो, क्लियर कर दो। तो खिजरी जमा क्या था, उसने खिजरी जमा जो अभी तक अधिकारियों द्वारा छुपा लिया जाता था, उसको प्राप्त करने के लिए कि जो आपने ब्लैक मनी अपनी प्रॉपर्टी बनाई है उस पे कर दो, इसको कहते हैं खिजरी जमा, जो अधिकारियों के द्वारा छुपा लिया गया। क्लियर, क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर। और तीसरा इसने क्या किया, पुराने करों पर, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, पुराने करों पर 3/32 अतिरिक्त कर लगाया, अतिरिक्त कर लगाया। ये इसने क्या किया, रेवेन्यू सुधार किया, राजस्व सुधार किया, जिसके आधार पे प्रशासन को क्या किया जा सके, मजबूत किया जा सके और चीजें क्या हो, हमारी बेहतर हो। पॉइंट क्लियर हुआ? ये थे मीर कासिम के सुधार। राजधानी परिवर्तन किया, राजधानी कहां से कहां ले गया? सर इसने 3/32 ही कर क्यों लगाया, मतलब अतिरिक्त कर लगाया तो कुछ और ये भी क्या तो था, लगा। उनका रेशियो था कि इतने भाग पे चूंकि उसमें पर्शियन लैंग्वेज था, फारसी लैंग्वेज था, ये कर होता है, एक पार्ट होता है, इतना भाग आपको देना है। ठीक है सर। ठीक है, तो 3/32 अतिरिक्त कर लगाया, खिजरी जमा, और जिन अधिकारियों पे चोरी और गमन के आरोप थे उनसे क्या किया, दोबारा वापस लेने की कोशिश की। ये इसने क्या किया, कार्य किया। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? हाँ सर क्लियर है।
अब देखिए, जब ये आर्थिक सुधार किया तो कंपनी की हालत खराब होगी कि नहीं होगी? कंपनी नहीं चाहती थी कि ऐसा व्यक्ति बने। कंपनी क्या चाहती, कठपुतली हो, बेवकूफ टाइप का शासक बने कि हम जो कहें वही करें। लेकिन मीर कासिम ऐसा नहीं था। मीर कासिम ने इन सभी कार्यों में संधि को तोड़ा नहीं, लेकिन ये किसी ने भी ना उनको अंग्रेजों को पैसा देने से रोका, कुछ भी, लेकिन वो अपने को मजबूत कर रहा था। इन अंग्रेज ऐसा चाहते नहीं थे। अंग्रेज चाहते थे कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे इशारे पे नाचे, लेकिन मीर कासिम उस तरह का व्यक्ति नहीं था। अब लिखिएगा, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध खराब होने के कारण मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध खराब होने के कारण कि इनके बीच संबंध क्यों खराब। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको, कि कंपनी एक कठपुतली शासक चाहती थी, जबकि मीर कासिम ऐसा नहीं था। कंपनी एक कठपुतली शासक चाहती थी। कंपनी एक कठपुतली शासक चाहती थी, जबकि मीर कासिम ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। पहला तो पॉइंट ये था कि कंपनी एक कठपुतली शासक चाहती थी, जबकि मीर कासिम ऐसा व्यक्ति नहीं था। दूसरा पॉइंट, दस्तक का दुरुपयोग। लिखिएगा, दस्तक का दुरुपयोग। सर ये दस्तक क्या है? बता रहा हूं। दस्तक का दुरुपयोग, दस्तक क्या है? लिखिएगा, एक करमुक्त व्यापार पत्र। दस्तक क्या है? एक करमुक्त व्यापार पत्र। करमुक्त व्यापार पत्र है जो मुगल बादशाह द्वारा, लिखिएगा, दस्तक एक करमुक्त व्यापार पत्र है जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, करमुक्त व्यापार पत्र है जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा से करमुक्त व्यापार कर सकता था। क्लियर? तो दस्तक मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से करमुक्त व्यापार पर कर के मुक्त व्यापार करने के लिए दिया गया था। पॉइंट क्लियर? हाँ सर क्लियर। मतलब फ्री कमर्शियल पास था, जो मतलब अगर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कंपनी जो है अगर व्यापार करती है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई कर देने की जरूरत नहीं है व्यापार के, ये दिया गया था। अब दस्तक का दुरुपयोग क्या? जैसे सपोज करो आप आईएएस बन जाओ, अब आपको गाड़ी मिली है, आईएएस गाड़ी और ड्राइवर मिला है ऑफिस जाने के लिए। आपने क्या किया? अपने बीवी बच्चों को घुमाने लगे, चलो यहाँ तक ठीक है। अब आप क्या किए? पड़ोसी को किराए पे देने लगे। तो सरकार आपसे पूछेगी ना कि भैया गाड़ी आपको मिली है और आप पड़ोसी को दे रहे हैं, पूछेगी कि नहीं पूछेगी? अब शादी में किराए पे गाड़ी भेजने लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? दस्तक का दुरुपयोग क्या है समझिएगा, ये पूछा गया कई बार कि यह जो करमुक्त व्यापार पत्र था ये मिला किसको था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या करने लगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार करने लगे, निजी रूप से क्या करने लगे? इस पास का उपयोग करके अपना निजी व्यापार करने लगे। यहां तक चलो ठीक था। अब ये क्या करने लगे कि ये पास भारतीय व्यापारियों को भी बेचने लगे, लो तुम भी करो। तो निजी व्यापार मतलब अपना पर्सनल व्यापार, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उस समय पेमेंट बहुत नहीं था, तो अपना पर्सनल व्यापार भी करते थे।
मतलब जो जिसके लिए मिला हुआ था उसके बाद खुद के जो व्यापार खुद करते थे का, उसमें हाँ, भी खुद का भी वही व्यापार स्थिति करते थी। थे, यहाँ तक ठीक था। अब और क्या करने लगे, ये भारतीय व्यापारियों को भी पास बेचने लगे। हम्म। तो नुकसान किसको होगा, मीर कासिम को होगा कि नहीं मीर होगा? कासिम को, हाँ सर। कोई उसको टैक्स ही नहीं देगा। नहीं देगा। तो मीर कासिम ने बेचारा यही कहा कि भैया अंग्रेज, तुम लोग ये क्या कर रहे हो यार, ये जो दस्तक का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? तुमको मिला है, तुम अपना व्यापार करो, कंपनी को मिला है, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम अब हमारे भारतीयों को भी बेचने लगे, तो इससे में क्या होगा? यही से ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम का संबंध क्या होने लगा? खराब होने लगा। अंग्रेज चूंकि मौका चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कोई मौका मिले। अब जब ये देखा कि अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मीर कासिम ने सबको फ्री कर दिया व्यापार, कि अब कोई नहीं, तो तुम्हें भी पास नहीं बेचना पड़ेगा, फ्री कर दो व्यापार को। और मीर कासिम पे दबाव डाल के इन लोगों ने क्या किया, मीर कासिम को यहां से दबाव डाला, मीर कासिम को भागना पड़ा। जब मीर कासिम भागा, तो अब ये तो समझ में आ गया, मीर जाफर को दोबारा इन लोगों ने नवाब बना दिया। तब तक के लिए मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम योग्य था, तो मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की कोशिश की। एक गठबंधन बनाने की कोशिश की। उसमें कौन कौन था? मुगल बादशाह को भी लगने लगा कि यार ये अंग्रेज मानेंगे नहीं, एक मौका मिले। तो मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, लिख लीजिएगा, मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड। दूसरा, अवध का नवाब शुजाउदौला। और बंगाल का नवाब मीर कासिम। ये तीनों लोग मिल गए कि क्यों ना मिलके हम एक साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और तीनों ने मिलके गठबंधन बनाया। सर ये शाह आलम कहाँ का थे, मुगल 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 बादशाह? का नाम मात्र का था, मुगल बादशाह था, पूरे भारत का बादशाह था। अच्छा। मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड। अवध का नवाब शुजाउदौला। अवध मतलब लखनऊ वाला, जो लखनऊ अयोध्या वाला क्षेत्र, इसको अवध कहते हैं। क्लियर? और बंगाल का नवाब मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर गठबंधन बनाया, और ये तीनों मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला व्यक्ति था हेक्टर मुनरो, सेनापति था हेक्टर मुनरो। कहते हैं कि ये रियल में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में चूंकि कंपनी काफी सेटल हो चुकी थी, सर ये हेक्टर मुंगरू, ये अंग्रेज अधिकारी था, जो सेनापति था, जो लड़ा था। अच्छा, तो इनके साथ अभी इंडियन के जो मुगल कोई गठबंधन नहीं था कि अकेले लड़े थे अंग्रेज? नहीं, अंग्रेज अकेले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था उस समय इस युद्ध का। जैसे कि इधर 3 गठबंधन किए ये बादशाह तीनों ने। मिलके लड़े, तीनों की सेना मिलके हाँ। लड़ी, अंग्रेज अकेले लड़े। अच्छा अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेज अधिकारी था हेक्टर मुनरो। सर, क्लियर? मुंगरू, मुंगरो, मुनरो, हेक्टर मुनरो, मुनरो, मुनरो। मुनरो। ठीक है। ठीक है। अब ये युद्ध हुआ, ये रियल में युद्ध हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से ये गठबंधन हार गया। ठीक है। बक्सर, इसी को कहते हैं बक्सर का युद्ध। यही युद्ध कहलाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में तीनों लोग मिलकर लड़े, और दुर्भाग्य से ये युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के में हुआ। ये 22 अक्टूबर 1764 को ये बक्सर, बिहार में है, बनारस के आगे, बक्सर के पास ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में ये तीनों लोग हार गए। अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए। अब देखिएगा, यहीं से टर्निंग पॉइंट हुआ। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। जब ये युद्ध खत्म हो गया, तो अब जो सबसे बड़ी समस्या थी इस युद्ध के बाद, वो ये थी कि यहाँ हारा कौन है? मुगल बादशाह। भले ही नाम मात्र का हो तो भारत का बादशाह। पूरा भारत हार गया इंडायरेक्टली। शाह आलम सेकेंड क्या है? पूरे भारत का क्या है? मुगल बादशाह है। हाँ बस था। भले ही वो कमजोर था, लेकिन यहाँ युद्ध में हार गया। अब यही के बाद कहते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी राजनीतिक कंपनी, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी पूर्णतः क्या हो गई? राजनीतिक कंपनी हो गई। शाह आलम सेकेंड हार गया, तो जो पावर नाम मात्र का ही मुगल बादशाह यूज कर रहा था, अब वो किसको मिल जाएगा? ईस्ट इंडिया। अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब पूर्णतः राजनीतिक कंपनी बनी? तो बक्सर के युद्ध के बाद। अब किंग मेकर नहीं रही, अब किंग बन गई।
प्लासी के युद्ध में क्या थी, किंग मेकर थी, जिसको चाहती थी नवाब बनाती थी। अब ये खुद ही पावर में आने की वो हो गई। और लिख लीजिएगा कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी पूर्णतः राजनीतिक कंपनी बन गई। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर पूर्णतः राजनीति नहीं सर। हाँ क्या बोल रहे हैं? इसके बाद पूर्णतः राजनीतिक कंपनी बन गई। हेलो, पूर्णतः राजनीतिक के मतलब मैं बताता हूं। अभी तक क्या था, कंपनी फ्रंट में आके शासन नहीं कर रही थी। अभी मीर जाफर को, मीर कासिम को, अब कंपनी को जो अधिकार मुगल बादशाह कर वो लेने का, लिख लीजिएगा बक्सर के युद्ध के बाद मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, लिखिए क्लियर हो जाएगा। मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि हुई। क्लियर? मुगल बादशाह शाह आलम लेकिन सर जो मतलब ये जब ये युद्ध बक्सर, ये लोग बक्सर का युद्ध हार गए थे, तो जो बादशाह था वो शाह आलम ही रहा था। शाह आलम सेकेंड ही रहेगा ना, हारा हुआ था, लेकिन था ना, बादशाह तो था ना, हार गया था। ये तो 1806 उसको, तो फिर तक। उसको ये संधि करनी पड़ गई थी क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के जाहिर साथ सी में? बात है, हारने के बाद संधि तो करेंगे ना, संधि में इनको देना पड़ा। अच्छा। अगर अभी मुगल बादशाह मरा नहीं था, मुगल बादशाह 1800 हार गया था। हम्म। जब मुगल बादशाह हार गया तो इसने इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ, लिखिएगा कि मुगल बादशाह ने, लिखिएगा इस पॉइंट को, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी और निजामत का अधिकार, दीवानी और निजामत का अधिकार निजामत का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। दीवानी का मतलब होता है कर वसूलने का अधिकार, निजामत का मतलब होता है सैन्य प्रशासन का अधिकार। जो नाम मात्र का पावर अभी मुगल बादशाह के पास था, वो पावर किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया ईस्ट कंपनी। इंडिया कंपनी। अब तुम कर वसूलो, तुम अब वहां सैन्य प्रशासन देखो, तो अब बताओ कंपनी पूर्णतः राजनीतिक हो गई कि नहीं हो गई? जो काम अभी तक मुगल बादशाह कर रहा था, वो काम किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसीलिए मैंने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूर्णतः क्या हो गई? राजनीतिक कंपनी। अब व्यापारिक नहीं रही, अब उसको पूरा पावर मिल गया। जो पावर बंगाल बिहार में मुगल बादशाह भले ही नाम मात्र का यूज कर रहा था, वो पावर किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को। यही से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? पावरफुल हो गई। तो सबसे पहला मुद्दा क्या आया कि, तो लिखिएगा, यहां तक क्लियर हो गया? तो सर इसमें एक क्वेरी है सर, मतलब जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः राजनीतिक हो गई, तो अब जब कर वसूला जाएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलेगी? हाँ हाँ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर बताएंगे ना, अब आगे द्वैत शासन चालू करेगी। ठीक है सर। अब इसके बाद पूरा का पूरा चेंज हो गया सब कुछ। अब किंग मेकर नहीं रही, किंग बन गई। प्लासी के युद्ध में क्या थी? राज निर्माता थी। अब यहाँ पे ये खुद पावर में आ गई। अब ये पावर कैसे यूज करती है, यही तो देखना है कि देखो कितना दिमाग लगाते हैं लोग कि पावर को कैसे, यही तो मॉडर्न की खासियत है। यहां तक हो गया कि इनको पावर अब मिल गया। ठीक है सर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब देखिए, जब यहां इनको पावर मिल गया, तो अब लिख लीजिएगा पहले बक्सर के युद्ध का प्रभाव। बक्सर के युद्ध का प्रभाव, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, प्लासी के अधूरे कार्यों को बक्सर ने पूरा किया। इस क्वेश्चन को लिख के दिखाइएगा हमें। ये सब क्वेश्चन है जो फ्यूचर में पूछे जाएंगे। प्लासी के अधूरे कार्यों को बक्सर ने पूरा किया। क्लियर? प्लासी के अधूरे कार्यों को बक्सर के युद्ध ने पूरा किया। इस क्वेश्चन को लिख के दिखाइएगा। ठीक है सर। अब देखिए, बक्सर के युद्ध का प्रभाव, पहला प्रभाव रहा, कंपनी को दीवानी और फौजदारी का अधिकार मिल गया। कंपनी को बंगाल से दीवानी और फौजदारी का अधिकार मिल गया।
फौजदारी का अधिकार मिल गया। दूसरा पॉइंट, कंपनी को काफी धन मिला। कंपनी की राजनीतिक प्रतिष्ठा स्थापित हुई। कंपनी की राजनीतिक प्रतिष्ठा स्थापित हुई। कंपनी को काफी धन मिला, कंपनी को राजनीतिक प्रतिष्ठा स्थापित हुई। और चौथा पॉइंट लिखेगा, यहीं से धन का निष्कासन चालू हुआ। इसको मैं भी बताऊंगा, यहीं से धन का निष्कासन चालू हुआ। धन का निष्कासन चालू हुआ, जिसकी चर्चा आगे दादा भाई नौरोजी करते हैं, जिसकी चर्चा आगे दादा भाई नौरोजी करते हैं। तो सर अभी तक की चर्चा किसने की? नहीं, ये अभी नहीं, जब 1885 में पूछा जाएगा कि भारत की गरीबी का कारण क्या है, तो कहेंगे यही धन का निष्कासन। ये आंदोलन के समय बात होगी, मतलब आगे इसको मुद्दे को उठाया जाएगा। जब जब लोगों के सामने आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी, तो ये कहा जाएगा भारत आज गरीब क्यों है, तो उसके लिए बताया जाएगा, धन के निष्कासन को बताया जाएगा। धन की निष्कासक। हाँ, निष्कासन मैं बता रहा हूँ, अभी क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर सर। धन का निष्कासन का मतलब समझिएगा क्या होता है। एक मिनट, ये थोड़ा सा ही, एक मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है, अब देखिए धन का निष्कासन होता क्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है, भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है, उसके बदले भारत को कुछ मिल नहीं रहा, उसके बदले भारत को कुछ मिल नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा। इसको कहते हैं धन के निष्कासन का सिद्धांत। पॉइंट क्लियर? हाँ सर। देखिए होता क्या था, जैसे आपको पेमेंट मिलता है, तो आप पेमेंट क्या करते हो, सब्जी वाले को दोगे, खाने वालों को दोगे, सबको दोगे ना यहीं पे। तो आपके पैसे से प्रेस वाला, सब्जी वाला, सभी लोग को पैसा मिलता है, इंतजार करते हैं लोग। तो पैसा क्या होता है, रोटेट होता है, बैंक में जाता है। आप यहाँ पे काम करते हो, घर बनवाते हो, मकान बनवाते हो, पैसा क्या होता है, लोगों के बीच शेयर होता है। यहाँ पे क्या हुआ, धन के निष्कासन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या हुआ कि अंग्रेज यहाँ से कर लेके इसको कहाँ भेजने लगे, इंग्लैंड भेजने लगे। पेमेंट पाते थे, चले जाते थे इंग्लैंड लेके, तो वो पैसा एक तरफा निष्कासन होने लगा। अब उसके बदले हमें कुछ मिल नहीं रहा था, तो गरीबी का कारण होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। दूसरा, अभी तक कंपनी क्या कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार क्या था कि वो बाहर से कपड़ा लाती थी, सॉरी बाहर से क्या करती थी कि पैसा लेके आती थी, सोना चांदी इंग्लैंड से लेके आती थी और भारतीय कपड़ा को खरीदती थी। भारतीय कपड़ा खरीदती थी, तो भारतीय कपड़ा खरीद के यूरोप में बेचती थी ले जाके। तो यहाँ के कपड़े का मार्केट मिलता था, और भारत को क्या मिलता था, सोना और चांदी मिलता था। अब क्या हुआ, ये बाहर से सोना चांदी लाना बंद कर दिए, अब यही के पैसे से एक सामान खरीद के इंग्लैंड भेजने लगे। तो हमें बाहर से जो चीजें आती थी वो आनी क्या हो गई, बंद हो गई। तो यहीं से धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियां उल्टी होने लगी, और यहीं से धन के निष्कासन का निष्कासन का सिद्धांत चालू होगा, जो हमारी गरीबी का एक बड़ा क्या होगा, कारण बनेगा। पॉइंट क्लियर? तो ये रहा बक्सर का युद्ध और उसका प्रभाव
प्लासी और बक्सर तक हमने पूरा का पूरा टॉपिक आपको बता दिया। क्वेश्चन जो पूछेगा, बक्सर के युद्ध में कौन कौन भाग लिए थे, तो बताइएगा अवध का नवाब, शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब, और ये तीनों को बताइएगा। इस तरीके से पूरी की पूरी चीजें आपकी चलेंगी। कहीं किसी को कोई डाउट हो अभी तक में तो आप बताइए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। क्लियर है सबको? सर ये प्लासी और बक्सर के युद्ध के सर नोट्स सेंड कर देना। आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स सेंड हो जाएगा। ठीक है। और कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं सर। चलिए कल की क्लास में फिर मिलते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। ओके। ठीक है, थैंक यू सर।